ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यल, एक कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस यानी ही इंडक्टेंस यल है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, उसको सीरीज में कनेक्ट किया विथ ए बल्ब बी, इस बल्ब के साथ, एंड एन एसी सोर्स, और एसी सोर्स के साथ, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस व्हेन, तो उस बल्ब की ब्राइटनेस ये कब डिक्रीज होगी ये पूछा है। ऑप्शन दिए है ए बी सी डी, और राइट ऑप्शन है डी, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। जब एक आयरन रॉड उस कॉइल में इंसर्ट किया जाता है, रखा जाता है, तब उस बल्ब की ब्राइटनेस ये डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन डी। कैसे ये हमें देखना है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। देखो, तो हमें एक कॉइल दिया हुआ है और एक बल्ब दिया है, मतलब आप समझ लीजिए कि उसके पास उसका अपना खुद का क्या रहता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है। हाँ, तो ये बल्ब दिया है, आप देखिए ये बल्ब है, बी नाम दिया है उन्होंने, और ये वाला एसी सोर्स है, ये करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ये है वो इंडक्टर यानी कॉइल, इसका सेल्फ इंडक्टेंस यल और इसका रेजिस्टेंस एक्सेल। एक्सेल को क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये बल्ब, ये देखो ये बल्ब जो है, बल्ब के पास अपना खुद का क्या रहता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है। तो ये जो फिगर है, दिस फिगर इज नथिंग बट, या दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू, बल्ब का अपना रेजिस्टेंस रहता है। तो यही फिगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो ये कॉइल और ये बल्ब, तो बल्ब का अपना खुद का क्या रहता है, बोला रेजिस्टेंस, और ये वही एसी सोर्स, वही करंट आई पास हो रहा है, वही करंट आई पास हो रहा है, वही इंडक्टर और ये रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है आर, ये बल्ब का रेजिस्टेंस आर। यस, तो अभी हमें बोला है कि ये जो बल्ब है भाई, इसकी ब्राइटनेस कब कम होगी। देखो बाबा, ब्राइटनेस तब कम होगी जब बहने वाला ये जो करंट है आई, ये डिक्रीज होगा। ये तो आपको भी मालूम है कि बल्ब की ब्राइटनेस कम होना यानी बल्ब डिम होना। कब होता है बल्ब डिम, जब सर्किट से बहने वाला करंट आए डिक्रीज होता है। हमारे घर में भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो जो बल्ब लगा हुआ है हमारे घर में वो डिम हुआ। कब होता है, जब सर्किट से बहने वाला करंट, पावर स्टेशन से जो करंट आ रहा है, अगर वो कम हो जाए तो क्या होता है, डिम होगा। डिम होना यानी ब्राइटनेस क्या होना, कम। तो आई ने क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बरोबर ध्यान दो। अब बाय ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ क्या है रे, ओहम्स लॉ बताओ बरा। तो सर V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, लेकिन ये ओहम्स लॉ सिर्फ हम किसके लिए लगाते हैं, अगर सिर्फ रजिस्टर सर्किट में है तो। अभी रजिस्टर है क्या, नहीं, इंडक्टर और रजिस्टर है ना, इंडक्टर और ये बल्ब का रेजिस्टेंस दोनों है ना। तो R की जगह कौन काम करेगा, Z यानी इम्पेडेंस कौन काम करेगा रे बाबू। हाँ, तो देयरफॉर ये V यानी वोल्टेज यानी EMF इक्वल टू I इंटू Z। तो I वैसे ही रखो, ये V वैसे ही, Z को इधर नीचे लाया है ना। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो I इक्वल टू V बाई Z है कि नहीं। अब
अब बरोबर ध्यान दो, जेड ये साइड वर्क में बताता हूं, जेड यानी ये सर्किट का इम्पीडेंस, तो जेड क्या होता है बताओ बरा आप मुझे, जेड क्या होता है? तो सर ये होता है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस, है ना? तो ये देखो साइड वर्क में जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वेयर। अरे लेकिन सर्किट में इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है, लेकिन कैपेसिटर है क्या? नहीं। जब कैपेसिटर ही नहीं है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी रहेगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ एक्सी कितना है? 0। एक्सी 0 तो जेड क्या होगा बताओ बरा? रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, है ना? रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। क्लियर? हाँ, जेड। तो बरोबर ध्यान दो, हमें करंट को डिक्रीज करना है। करंट को क्या करना है? करंट को डिक्रीज करना है तो जेड को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। जेड को क्या करना पड़ेगा? और जेड को इंक्रीज करना है तो हमें एक तो आर को या एक्सएल को बढ़ाना पड़ेगा। आर को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि बल्ब बना तब उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी फिक्स हो गया। हम एक्सएल को चेंज कर सकते हैं, एक्सएल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सर एक्सएल इंक्रीज कैसे होगा? अगर आप इस इंडक्टर में एक, जैसे ये आयरन रॉड, क्या रे बाबू रे? आयरन रॉड। अगर इस आयरन रॉड को अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये देखो ये आयरन रॉड अगर इसमें आपने इंसर्ट किया तो इसका जो रेजिस्टेंस है कॉइल का यानी इंडक्टर का एक्सएल, ये इंक्रीज होगा। एक्सएल इंक्रीज हुआ तो जेड इंक्रीज होगा। जेड इंक्रीज हुआ तो आई डिक्रीज होगा। आई डिक्रीज हुआ तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। क्या होगी? बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। और आपको वही पूछा है, बल्ब की ब्राइटनेस कब कम होगी? कब कम होगी? फिर ये इंसर्ट करके, आयरन रॉड इस कॉइल में इंसर्ट करके। तो कौन सा राइट ऑप्शन बोलो फिर? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब इसको पूरे एक सार में बता दो क्या हुआ। सर अगर हमें बल्ब की ब्राइटनेस कम करनी है तो करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। करंट को डिक्रीज करना है तो जेड इम्पीडेंस यानी सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। जेड को इंक्रीज करना है तो आर को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, बल्ब के रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि बल्ब जब बना तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। तो फिर इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक्सएल है। एक्सएल यानी ये कॉइल का रेजिस्टेंस, और कॉइल का रेजिस्टेंस तब बढ़ेगा जब उसमें ये आयरन रॉड हम इंसर्ट करेंगे, क्योंकि आयरन रॉड जो है उसका भी अपना खुद का क्या होता है? रेजिस्टेंस। और जैसे ही हम ये कॉइल में इंसर्ट करते हैं तो भाई एक्सएल इंक्रीज होगा। एक्सएल इंक्रीज हुआ तो जेड इंक्रीज हुआ, जेड इंक्रीज हुआ तो आई डिक्रीज हुआ, और आई डिक्रीज हुआ तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हुई, यानी ही बल्ब डीम हो रहा है। क्लियर? क्या बोलो रे बाबू? यस यस। ए करंट ऑफ 25 अपॉन पाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, इज पासिंग थ्रू एन एसी सर्किट हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ resistance R equal to 100 ohm and L inductance equal to 2 Henry. तो the phase difference between the voltage and the current is blank. हाँ, तो हमें बेटा पूछा है फेज डिफरेंस फाई, और सर्किट में कौन दिया है? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। कैपेसिटर नहीं दिया है। यस। तो फिर मुझे बताओ, मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये यल,
AC नहीं दिया है, ये R, और ये AC सोर्स, बहने वाला ये करंट I, ये इंडक्टर यानी ही कॉइल, ये रजिस्टर, रजिस्टर का रजिस्टेंस R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L, इसका रेजिस्टेंस XL, उसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर क्या? यस। तो ये कौन सा सर्किट हुआ? LR सर्किट, LCR, तो उसमें C गायब है, C नहीं दिया है, इसलिए LR सर्किट, LR AC सर्किट, ये AC सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। यस। फिर ये LCR सर्किट रहे या LR सर्किट रहे या CR सर्किट रहे, इसके लिए मैंने आपको इम्पेडेंस ट्रायंगल बताया। तो ये इम्पेडेंस ट्रायंगल, इसमें ये रहता है फाई यानी फेज, फेज डिफरेंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता है R, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, वर्टिकल लाइन ये एंगल 90 वर्टिकल लाइन पे रहता है ये XL माइनस XC, XL यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस, XC यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। अरे लेकिन कैपेसिटर है ही नहीं, जब कैपेसिटर नहीं तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा, मतलब XC नहीं रहेगा, तो सिर्फ कौन रहेगा? XL है ना, या यहाँ लगे तो लिख के रख देता हूँ, बाद में फॉर्मूले में हटा लूँगा। और ये जो हाइपोटेनस है ये Z यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्पेडेंस, है ना। तो फिर इस ट्रायंगल से इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इम्पेडेंस ट्रायंगल, इम्पेडेंस ट्रायंगल। तो मुझे यहाँ से बताओ tan फाई कितना होता है? tan फाई इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब XL अपॉन XC अपॉन XL माइनस XC अपॉन R। अरे लेकिन ये जो XC है ये तो वहाँ है ही नहीं क्योंकि कैपेसिटर नहीं है। हाँ, तो XC हो गया 0, तो फिर ये tan फाई इक्वल टू सिर्फ XL अपॉन R, क्योंकि सिंस XC इक्वल टू 0, क्यों XC इक्वल टू 0? क्योंकि कैपेसिटर नहीं है। हाँ, तो ये साइड वर्क। अब XL जो है, XL क्या होता है ये मालूम है आपको? ओमेगा L, जहाँ ओमेगा यानी AC सोर्स की एंगुलर वेलोसिटी, L यानी इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस L। हाँ, तो XL वैसे ही, ओमेगा यानी 2 पाई f, L वैसे f यानी इसी AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी ये AC सोर्स है ऐसा, तो इसकी नंबर ऑफ साइकिल्स 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो XL की वैल्यू ये रखो यहाँ पे, तो देयरफॉर tan फाई इक्वल टू XL की जगह 2 पाई FL अपॉन R, तो tan फाई वैसे ही इक्वल टू 2, ये पाई वैसे ही। F की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में कितनी दी है बताओ मुझे? 25 बाय पाई, ये देखो फिर 25 बाय पाई, और L कितना दिया है? 2, ये 2 दिया है, अपॉन R कितना दिया है? 100। ओके 100, तो पाई पाई कैंसल। अब ध्यान दो, ये देखो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100, तो tan फाई इक्वल टू 100 अपॉन 100, तो 100 कैंसल, तो tan फाई इक्वल टू 1, तो फाई इक्वल टू tan इधर लिया तो tan इनवर्स, और ये 1 वैसे ही। अब आप सोच के बताओ कि tan के चार्ट में 1 वैल्यू कौन से एंगल के लिए होती है? 45 डिग्री, या अगर रेडियन में लिखना चाहो तो पाई बाय 4। क्या रे बाबू? तो देयरफॉर फाई की वैल्यू एक तो 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन, ये बेटा आंसर। तो
तो अभी वहां से ऑप्शन बताओ मुझे। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस यस।